ये लड़कों पे बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब अच्छा रखने का. यू नो, यू आर नॉट गुड इन बेड, योर penis is small, you are not performing well, you are not lasting long enough in bed. The kind of pressures that men face from their mental health standpoint are just not paid enough attention. And problem ये है कि आज भी हालत एजुकेशन की यही है. पास एक कपल आया तो पिछले 7 साल से they were trying to have a baby, नहीं काम चल रहा था. टेस्ट वेस्ट करे गए, टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला. पिछले 7 साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था क्योंकि पेट में छेद है, बच्चा पेट से आता है. Oral sex can lead to mouth cancer. Back of the throat cancer, oropharyngeal cancer जिसे हम बोलते हैं. Let's talk about few products that are marketing gimmicks. Vaginal wash या penis wash, ball wash dedicated बकवास है. Penis lengthening creams, pills, lotions. penis का लेंथ नहीं बढ़ाया जा सकता है. Genital depigmentation या lightening creams. Vagina brightening creams. हाँ, lightening brightening cream, scrub lotion, सब कुछ. बकवास है. Bullshit. इंडिया ना ग्लोबल सेक्सुअल हेल्थ की रैंकिंग में बहुत नीचे आता है. एंड उसका रीज़न है कि हमारी कंट्री में सेक्सुअल हेल्थ के अराउंड अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है ज़्यादा. इसीलिए आज का एपिसोड हमने बनाया है क्योंकि हम सब की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने एपिसोड बनाया विथ डॉक्टर क्यूट्रिस, डॉक्टर तनाया नरेंद्र, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई. सेक्सुअल हेल्थ में उन्होंने बहुत डेप्थ में रिसर्च करी एंड इंडिया में आके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है और उनके बारे में कंटेंट बना रही है ताकि आप और हम सीख के बेटर एंड सेफ प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करें. इनफैक्ट उन्होंने हमसे बात करी है कि इंडिया में कौन सी मिथ्स हैं, इंडिया में गलत बातें लोग क्या मानने लग जाते हैं, कैसे एक स्कैम चल रहा है, कैसे एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे लोग डरा के धमका के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं. एंड उन सब में क्या गलत है और क्या सही है, इन सब के बारे में बात करिए आज के एपिसोड में. वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड क्योंकि आपको ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर प्रैक्टिसेस सॉल्व कर सकते हैं, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, और अगर कुछ कभी गलत हो जाए तो उसको सही तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं. एन्जॉय टुडेज शो एंड बिफोर यू एन्जॉय राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स में आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं. एन्जॉय द शो. You know one thing when you read about this country, बहुत ज़्यादा, that is fertility centers बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में, राइट. और इंडिया का ओवरऑल जो परसेंटेज है इनफर्टिलिटी का ऊपर जाते जा रहा है. पीपल आर नॉट हेल्दी इनफ, इफ दैट्स अ वर्ड, और या तो आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, बट पीपल आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू नाउ हैव अ बेबी. और ये बहुत बढ़ते जा रहा है कंट्री में, बहुत सारे सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में ये बढ़ते जा रहा है, राइट. एंड इट हैज़ बिकम इफ़ नॉट वेरी कॉमन बट सम वॉट लेवल पे हर किसी की फैमिली में किसी ना कुछ ना कुछ पता है. इट हैज़ रीच टू दैट लेवल. व्हाई डू यू थिंक कि इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ते जा रही है? फ्रॉम अ मेन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव, बोथ. जो एक तो सबसे बड़ा सोसाइटी पर्सपेक्टिव है कि पहले इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे लोग क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं थे. पिछले 50 साल में IVF का ऑप्शन आया है. उससे पहले होता था ठीक है भाई बांझ है तो अब या तो दूसरी शादी कर लो या बच्चा गोद ले लो. बांझ मतलब इनफर्टाइल है. ओके. एंड ये जनरली माना जाता है कि फर्टिलिटी औरतों से आती है, जबकि फर्टिलिटी में हम देखते हैं 40% मेल फैक्टर होता है, 40% फीमेल फैक्टर होता है, 20% अनएक्सप्लेन्ड होता है या कंबाइंड फैक्टर होता है. आई थिंक व्हाट मेन नीड टू रिमेंबर इज़ द बिगेस्ट थिंग जो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं. वन सिंपल थिंग जिससे आप अपनी सेक्सुअल और फर्टिलिटी हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, सुट्टा छोड़ सकते हैं. ये बेस्ट और सिंपलेस्ट चीज़ है. बिकॉज स्पर्म के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हर 3 महीने पे स्पर्म का नया फैक्ट्री डिलीवरी नहीं आती है, ऐसे समझ लो. अब उसको आप कैसे पॉलिश कर रहे हो, कैसे नर्चर कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, वो आप पे डिपेंडेंट है. पर हर 3 महीने पे फैक्ट्री रीसेट हो जाता है. तो अगर आपने आज सुट्टा छोड़ा, 3 महीने बाद व्हेन यू गेट योर न्यू फैक्ट्री रीसेट, तो दैट इज़ ऑल न्यू फ्रेश स्पर्म जो आपके पुराने सिगरेट स्मोकिंग से टेंटेड नहीं है. मतलब थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बट इतने ड्रामेटिकली टेंटेड नहीं है. तो एक सिंपल चीज़ छोड़ के हम बहुत फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिगरेट स्मोकिंग इज़ गोइंग अप. तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है,
बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली फॉर मैन जिम में स्टेरॉइड्स बहुत अब्यूज़ करते हैं, जिससे टेस्टिकुलर वॉल्यूम और फंक्शन पे फ़र्क पड़ता है. इसके अलावा एक हमारी बहुत बुरी और आदत है, लैपटॉप गोदी में रख के काम करना. तो टेस्टिकल्स के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है. इसी वजह से जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, टेस्टिकल्स बॉडी से दूर हो जाते हैं, लोअर हैंग करते हैं, और ठंडी होती है तो श्रिंक करके ऊपर खिसक जाते हैं. तो बिकॉज वो सेल्फ रेगुलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ऐसे समझ लो उनका. वो मसल्स के थ्रू अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि कितना ऊपर, कितना शरीर के क्लोज और कितना दूर रहना है. बट अगर उसी पे हम लैपटॉप रख के बैठे रहें तो आप दिन भर, वेरी क्रैश एनालॉजी, बट अंडे पका रहे हैं एसेंशियली. You don't want to do that. And as our lifestyle is getting worse and worse, वर्क आवर्स बदलते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है. और इस स्ट्रेस को लोग जाके जिम में निकालते हैं, विच इज़ ग्रेट. बट जिम में गेन्स नहीं दिखते तो फिर स्टेरॉयड अब्यूज़ में चले जाते हैं. इन सिंपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से वी आर रियली पुअरली अफेक्टिंग मेन की सेक्शुअल हेल्थ, फर्टिलिटी हेल्थ. एंड एट द सेम टाइम औरतों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें फर्टिलिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि व्हेन यू आर बॉर्न, आप एक सेट नंबर, लड़कों की तरह नहीं है कि हर समय नया बनता रहे. इन एनी गिवन सेकेंड ऑन एवरेज एक आदमी 1500 स्पर्म बनाता है. तो इस पॉडकास्ट के एंड तक पता नहीं कितना बन जाएगा कलेक्टिवली. बट लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है. आप जब यूट्रस के अंदर होते हैं तो आपके अंदर 2 मिलियन एग्स होते हैं, हाँ, विच इज़ 20 लाख. और जब आप प्यूबर्टी तक आते हैं तो वो 20 लाख से गिर के 4 लाख हो जाता है. इस बीच में तो आप एग्स यूज़ नहीं कर पाए, आपकी तो मतलब बहुत छोटे हैं अभी फर्टिलिटी के बारे में सोचने के लिए. एंड बाय द टाइम आप रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं, 25-30 साल की उम्र होती है, तो वो 4 लाख से और गिर जाएगा ना. क्योंकि हर महीने शरीर एग रिलीज़ करती है कि इस महीने बच्चा आएगा, इस महीने बच्चा आएगा, नहीं आता है. और बाय द टाइम यू हिट 32, 34, 35, आपकी फर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई होती है. और ये हम नहीं सीखते हैं. हमारे पास कितने मरीज आते हैं 38, 39 पे कि अब हमें एग फ्रीज़ करना है, जब तक आपका अकाउंट ऑलरेडी इतना ड्रॉप कर चुका होता है. सो फर्टिलिटी एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड अगर हम टाइमिंग मैनेज कर सकें एग फ्रीजिंग के थ्रू, फर्टिलिटी डिलेइंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू, तो हम बहुत सारी इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ मैनेज कर सकते हैं. एंड हियर्स द एंड पॉइंट ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच गॉट मी इनटू दिस वर्क. क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी थी फर्टिलिटी प्रोसीजर्स में. दैट इज़ ऑल ऑफ माई एजुकेशन आफ्टर MBBS. पर मुझे ये लगा कि फर्टिलिटी के जो मेन कॉजेज़ हैं ना, वो प्रिवेंटेबल है एजुकेशन से. चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए एजुकेशन हो, चाहे वो फर्टिलिटी हेल्थ के लिए एजुकेशन हो. क्योंकि इंडिया में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है ट्यूबरकुलोसिस और STIs. इतना बड़ा कॉज है इनफैक्ट कि अक्सर छोटे सेंटर्स में जहाँ उनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, अगर कोई कपल आता है ना इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के साथ, तो उनको वैसे भी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं कि भाई 9 महीने 6 महीने इनको ट्राई, डिपेंडिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, इनको ट्राई करा देते हैं कि शायद ट्यूबरकुलोसिस हो अंडरलाइंग. क्योंकि इंडिया में किसी का भी TB टेस्ट करो पॉजिटिव ही आएगा अगर स्किन टेस्ट करो, क्योंकि इतना एक्सपोजर है हमारा TB से. एक स्किन टेस्ट होता है देखने के लिए कि आपका ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोजर हुआ है कि नहीं. इट डजंट मीन कि आपको इन्फेक्शन हुआ है. तो एंड छोटे सेंटर्स में जनरली हम मोंटू से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, विच इज़ दैट स्किन टेस्ट. तो अगर हमें इसके बारे में एजुकेशन मिले ना, तो ये जो आगे के फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत प्रिवेंटेबल हैं. अगर हम कॉन्डम यूज़ एडिक्वेट सीखें, सेफ सेक्स के बारे में सीखें, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में सीखें, तो आगे ये सब प्रॉब्लम्स पहुंचेंगी ही नहीं. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो होती है, जो बार बार पेल्विस या जेनिटल ऑर्गन्स के इन्फेक्शन से होती है, वो नहीं होएगी. तो आपकी आगे की इनफर्टिलिटी के क्वेश्चंस ही नहीं उठेंगे. और ऑब्वियसली फर्टिलिटी एजुकेशन की इस समय पे बच्चा करना चाहिए, या सेविंग या प्रेजर्वेशन के प्रोटोकॉल्स कर सकते हैं. तो it's more of a, obviously lifestyle change has happened, but I think it's a very preventable problem. इतने की ज़रूरत है नहीं जितनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. Do you think कि apart from just substance abuse, cigarettes, smoking, drinking, etc., इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो लोग कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस जिसकी वजह से मे बी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है या ओवरऑल इनफर्टिलिटी का रीज़न बनते जा रहा है? तो टेस्टोस्टेरोन से हम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पावर वगैरह को लिंक करते हैं, ऐसा होता नहीं है. लो टेस्टोस्टेरोन इतना कॉमन नहीं है जितना हम समझते हैं, और इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है.
अगर इतना लो टेस्टोस्टेरोन है कि फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है तो वो काफ़ी ड्रामेटिक होता है. तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. काफ़ी सारे इंटरनेट पे हेल्थ ब्रोज बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के तरीके, उससे बहुत कुछ होता नहीं है. वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक इन हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन. मैंने लिंक्डइन पे देखा, ट्विटर पे देखा था कि किसी डॉक्टर ने अपने किसी रेसिडेंसी एप्लीकेशन में लास्ट में मेंशन किया है कि मेरा ये ब्लड काउंट है, ये मेरा हीमोग्लोबिन, ये मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जस्ट टू शो कि मैं इतना सुपर ह्यूमन एथलीट हूँ. So it's not that important. I think there are simpler things we need to focus on is what I mean. And you know what you were saying before this, कि लड़के usually openly share नहीं कर पाते. That's so true. Because I was recently discussing with one of my friends, they were a couple, right? And we were talking about this, about sexual problems, right? And the girl says कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत ओपनली अपनी दोस्तों से बात कर लेती हूँ, right? She can talk about, hey, maybe we're not having good sex. Hey, maybe I think I'm not feeling it anymore. मेरे को मतलब I'm not getting turned on, मेरे को orgasm नहीं हो रहा, or maybe my guy comes too soon. Like सब पे बात कर लेती हूँ. It's very normal. लड़के नहीं बात करते. उन्हें लगता है कि यार बात कैसे करेंगे, या तो ईगो होता है या सोसाइटल प्रेशर होता है. Guys don't talk about it. Yeah. And because if अगर women का जो let's say experience है during her sexual journey, वो up and down है, कभी अच्छा है, कभी बेकार है, कभी नहीं है, right? All of this, तो I'm sure वो लड़का भी होगा उसमें involved, तभी उसका भी up and down better up down हो रहा होगा, right? But वो कभी नहीं share करता, और कोई बात नहीं करेंगे. It's also very interesting कि लड़कों पे फिर से अगेन प्रेशर की बात आ जाती है. लड़कों पे बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब अच्छा रखने का, कि ऑर्गेज़म देना लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लिटरिस ढूंढना लड़के की, जी स्पॉट वट एवर यू वांट टू कॉल इट, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड प्रॉब्लम ये है कि इन बेचारे लड़कों को कोई एजुकेशन तो मिली नहीं है, ना हमारी लड़कियों को मिली है, ना उन बेचारे लड़कों को मिली है. तो दो कंफ्यूज लोग एक सक्सेसफुल एम के लिए दौड़ रहे हैं और सारा प्रेशर लड़के पे है कि भाई you know, you're not good in bed, your penis is small, you are not performing well, you are not lasting long enough in bed, तुम क्लिटरिस नहीं ढूंढ रहे हो. मतलब कम प्रेशर है क्या लाइफ में कि साला ये भी प्रेशर और पाल लो. बट ये प्रेशर तो है, एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया के से तो बहुत बड़ा प्रेशर है. डू यू थिंक इट्स राइट? No, it's absolute bullshit, don't get me wrong, but I think the kind of pressures that men face from their mental health standpoint are just not paid enough attention. And if they're paid enough attention तो वो generally comedy के through होता है, troll coping जिसे कहते हैं. Instead of actually finding solutions or having positive catharsis कि भाई ये problem चल रही है लाइफ में, इसको solve कर सकते हैं, solve नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर रो लेते हैं इस बारे में, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा उसके बाद. ये point exist ही नहीं करता है. So tell me, ये किसकी responsibility है to find the G spot? G spot कुछ नहीं होता है. I mean, okay, wow. Okay, और फीमेल ऑर्गेज़म किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों की? नहीं, आई थिंक हाँ, इट्स सबका लाइक ऑर्गेज़म इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन अ कपल, चाहे वो फीमेल ऑर्गेज़म हो चाहे वो मेल ऑर्गेज़म हो. हाँ, तो ये पूरा ब्लेम जो लड़कों पे बना रखा है वो नहीं होना चाहिए. बट टू बी ऑनेस्ट, लड़कियों को कौन सा बड़ा पता है उनके शरीर के बारे में. मतलब अगेन इट्स टू ब्लाइंड पीपल ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन अ रूम वेयर दे डोंट नो व्हाट द रूम इज. Yeah. And I love the analogy. Did you hear the recent stand-up comedian did a joke? It's going viral on a reel. He's like कि I had a sex with my girlfriend and then फिर वो मुझे बोल रही है कि यार मुझे तो orgasm आया नहीं. तो बोलता मैंने कौन सा जंगल लड़नी थी. मैं थोड़ी आया था इधर जीतना है, मुझे बताना चाहिए था पहले कि तुम अगर साइन अप कर रहे हो तो तुम्हारे रेस में पार्ट लिया है, तुम्हें रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी. ये तो किसी ने बताया ही नहीं. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ऑर्गेज़म गैप की इतनी बात करते हैं कि लड़कियों को ऑर्गेज़म एडिक्वेटली नहीं हो रहा है. पर्टिकुलरली हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं कि कंपेयर टू लेस्बियन रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि लड़कियों को ऑर्गेज़म नहीं हो रहा है.
ये क्यों है? क्योंकि लड़कों ने तो पॉर्न से सीखा है भाई, जनरली मतलब सबने पॉर्न से सीखा है, और पॉर्न में हमें क्या दिखाते हैं कि ऑर्गेज़म पेनिट्रेशन से होता है, जबकि 80% से ज़्यादा लड़कियों को पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं होता है। एंड द फन पार्ट इज़ लड़कियों को भी ये नहीं पता होता है। हर लड़की अपना अकेले कमरे में बैठ के सोचती रहती है भाई मेरे में ही कुछ गलत होगा, कि मैंने तो पॉर्न में ऐसा देखा या मैंने टीवी में ऐसा देखा। इवन अ शो जो इतना रेडिकल था, सेक्स इन द सिटी जब आया था, मुझे बड़ा रेडिकल लगा था, मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखा ही नहीं था